आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना कौंसिल की 6 नशिस्तों के में जुमले 5 पर टीआरएस का कब्जा, 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब। रुकन असेंबली को रिश्वत देने की कोशिश का मामला, रेवंत रेड्डी 14 दिन की अदालती तहवील में। रेवंत रेड्डी सिर्फ एक मोहरा, असल खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू, टीआरएस और वायएसआर कांग्रेस लीडर्स का इल्जाम। हरियाणा के फिरकापरस्त अशरार के हमलों से मुतासरा इलाके में सदर मजलिस का दौरा, मुतासरीन में एतमाद की बहाली और रकमी इमदाद। 4000 मेगावाट के बरखी प्रोजेक्ट का 8 जून को संगे बुनियाद, 3 साल में तकमील का मंसूबा। और बदनाम जमाना रोडी शीटर जफर पहलवान पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार, दिगर गैर कानूनी फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुहिम। और अब खबरें तफसील से। कौंसिल इंतखाबात की 6 नशिस्तों में से 5 पर टीआरएस और 1 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। टीआरएस पार्टी से नायब वज़ीर आला कडियम श्रीहरि, रियासती वजीर तलासानी नागेश्वर राव, बी वेंकटेश्वर राव, एन विद्यासागर राव और यादव रेड्डी ने कामयाबी हासिल कर ली है। कांग्रेस की ए ललिता भी कामयाब हो गई हैं। वाज़ेह है कि टीआरएस की तरफ से 5वां उम्मीदवार मैदान में उतारने से 6वीं नशिस्त के लिए इंतखाब दिलचस्प हो गया था। टीआरएस ने अपने 5वें उम्मीदवार की कामयाबी को विकार का मसला बना लिया था। इससे पहले तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए सुबह 9 बजे से रायदही का आगाज हुआ। असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी ने पहले अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 10:30 बजे तक 70 वोट डाले गए थे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिसी अरकान मुखराना ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दोपहर 2 बजे अपना वोट डाला। 120 अरकान के मिंजुमले 118 अरकान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। बाएं बाजू की जमातों के 2 अरकान ने रायदही का बायकॉट किया है। इससे पहले तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी, सेबेस्टियन बैरी और उदय सिन्हा को एसीबी के खुसूसी जज के पास पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। रेवंत रेड्डी की तरफ से कौंसिल इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त तलब किए जाने पर जज ने उन्हें इजाज़त दी। असेंबली पहुंचकर वोट का इस्तेमाल करने के बाद रेवंत रेड्डी को दवाखाना उस्मानिया ले जाया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया। पहले उन्हें चंचलगुड़ा जेल ले जाया गया, बाद में चेरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। रेवंत रेड्डी के वकला की तरफ से एसीबी की अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की गई है। एसीबी की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 दिन का वक्त तलब किए जाने पर समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी जब कौंसिल इंतखाबात के लिए वोट डालने पहुंचे तो तेलुगुदेशम और बीजेपी के अरकान असेंबली ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बीजेपी और तेलुगुदेशम अरकान के साथ रेवंत रेड्डी बलगीर हो गए। रेवंत रेड्डी की असेंबली में मौजूदगी पर टीआरएस के अरकान ने एतराज किया, फिर भी रेवंत रेड्डी 1.5 ता 2 घंटे तक असेंबली के अहाते में ही मौजूद रहे। बाद में उन्हें पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम में वहां से एसीबी के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ नामजद एंग्लो इंडियन रुकन एल्विस स्टीफेंसन आज कौंसिल इंतखाबात की रायदही के दौरान सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। स्टीफेंसन को टीआरएस अरकान असेंबली के साथ इंतहाई गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया और बाज़ टीआरएस के अरकान असेंबली उनसे बलगीर भी हो गए। टीआरएस अरकान असेंबली ने स्टीफेंसन की जुरातमंदी की सताइश की है। वज़ीर फिनांस ई राजेंद्र ने तेलुगुदेशम के सदर को खबरदार करते हुए कहा है कि वह आंध्रा की हुकूमत चलाने के लिए हैदराबाद में रहें, यहाँ के सियासी उमूर में मुदाखलत से गुरेज करें, वरना तेलंगाना के अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे।
تلنگانہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کام کرنے والے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندرابابو نائیڈو کو تلنگانہ کے عوام ضرور سبق سکھائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رقم کے عوض عہدے فروخت کرنے والی نچلے درجے کی پارٹی تلگودیشم ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سوجنا چودھری اور سی ایم رمیش سے بھی 30 کروڑ روپے لے کر عہدے دیے گئے تھے۔ وزیر فینانس نے کہا کہ اب آندھرا پردیش کے عوام بھی تلگودیشم پر تھوک رہے ہیں۔ ای راجندر نے کہا کہ تلگودیشم نے جمہوریت کا خون کیا ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر جوگی رمنا نے کہا کہ اصل سرغنہ چندرابابو نائیڈو ہے، ریونت ریڈی تو صرف ایک مہرہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ سی ڈی جاری ہونے کے بعد بھی بے شرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جوگی رمنا نے بی جے پی کو تلگودیشم سے فوری دوستی ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک اور ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی نے بھی کہا ہے کہ ریونت ریڈی کے معاملے میں چندرابابو نائیڈو کے خلاف بھی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے کہا کہ ریونت ریڈی کے رشوت دینے کے معاملے میں چندرابابو نائیڈو کا بھی اہم رول رہا ہے اور ریونت ریڈی کے ساتھ ساتھ اس پورے واقعے میں چندرابابو نائیڈو کی بھی تحقیقات کروائی جانی چاہیے۔ دوسری جانب تلنگانہ کے وزیر جے کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ آندھرا بابو کا حقیقی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے کرشنا راؤ نے کہا کہ تلگودیشم تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے اور ریاست میں اس کا اب مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ بدعنوانیوں سے کمائی گئی رقم سے نامزد رکن کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریونت ریڈی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جے کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ تلگودیشم کے رکن اسمبلی حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ تلنگانہ تحریک کے دوران انہیں خودکشی کرنے والے طلبہ کی فکر کیوں نہیں تھی؟ ان کا کہنا تھا کہ تلگودیشم کے قائدین کو اب جاگ جانا چاہیے۔ تلگودیشم کے موقف کی وجہ سے ہی تلگودیشم کے ارکان ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں۔ عوام کی خواہش کے مطابق ہی تلگودیشم کے ارکان نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی سرینواس گوڑ نے کہا کہ ریونت ریڈی نے محبوب نگر ضلع کو شرمندہ کیا ہے۔ تلگودیشم تلنگانہ کے قائدین کی اب آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ انہوں نے ریونت ریڈی کی طرف سے نامزد رکن کو رشوت کے عوض خریدنے کی کوشش کو باعث افسوس قرار دیا۔ ادھر ویسر کانگریس پارٹی نے نوٹ برائے ووٹ سکیم میں تلگودیشم کے سربراہ نارا چندرابابو نائیڈو کو ملزم نمبر 1 بتاتے ہوئے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امباٹی رام بابو نے کہا کہ اس پورے معاملے میں ریونت ریڈی صرف ایک مہرہ تھے، اس کے اصل سرغنہ چندرابابو نائیڈو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلگودیشم سربراہ کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا جانا چاہیے اور کہا کہ اقتدار کے لیے نچلی حد تک گرنے والے شخص چندرابابو نائیڈو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا اسے دھاندلیوں کے ذریعے کمائی گئی دولت کو تلنگانہ میں پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ این ٹی آر کی پیٹ میں چھرا گھونپ کر کس طرح سے چندرابابو نائیڈو نے اقتدار حاصل کیا تھا، اس سے سبھی اچھی طرح واقف ہیں۔ دوسری جانب تلنگانہ تلگودیشم کے لیڈر و رکن اسمبلی ای دیاکر راؤ نے الزام لگایا ہے کہ کونسل انتخابات کے لیے 200 کروڑ روپے کا اسکیم ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کو پھنسانے میں وزیر اعلیٰ کے سی آر کا ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کونسل کے انتخابات میں 5ویں امیدوار کو کامیاب بنانے کے لیے کانگریس اور وائی ایس آر سی پی کے ارکان اسمبلی کو رقم کے ذریعے خریدا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کروائی جانی چاہیے۔ دیاکر راؤ نے سوال کیا کہ رقم اور عہدوں کا لالچ دے کر ارکان اسمبلی کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی ترغیب دینا کیا بدعنوانی نہیں ہے؟ دیاکر راؤ نے ریونت ریڈی کے خلاف مقدمے سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کونسل انتخابات میں امیدوار بنائے گئے قائدین نے کبھی تلنگانہ تحریک میں حصہ ہی نہیں لیا تھا اور کے سی آر کے اس اقدام سے تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کی روح کو تکلیف پہنچی ہے۔ دیاکر راؤ نے یہ بھی سوال کیا کہ پارٹی ارکان اسمبلی کے ساتھ ملاقات کے دوران ریونت ریڈی کی گرفتاری سے پہلے بریکنگ نیوز آنے کا وزیر اعلیٰ نے کیسے اشارہ دیا تھا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پیر کو راج بھون پہنچ کر گورنر ای ایس ایل نرسمن سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ریونت ریڈی معاملے سے پیدا صورتحال کے تناظر میں وزیر اعلیٰ نے گورنر سے ملاقات کی۔ 2 جون کو منعقد ہونے والے تلنگانہ کے یوم تاسیس تقریب میں شرکت کے سلسلے میں بھی وزیر اعلیٰ نے گورنر کو دعوت دی ہے۔ اس ملاقات کے دوران دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के अटावली में फ़िरका परस्त शरपसंदों के हमलों से मुतासिरा अफराद से मुलाकात की है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरीन में रकमी इमदाद भी तकसीम की। सदर मजलिस ने मुकामी कमिश्नर पुलिस से भी मुलाकात करते हुए अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे से मुकामी मुसलमानों में एतमाद बहाल हुआ है। हरियाणा के अटावली में फ़िरका परस्त शरपसंदों के हमलों और फिसाद के दौरान मुसलमानों के दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिसाद मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनका हौसला बांधा और मुतासरीन में रकमी इमदाद भी तकसीम की। बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात के बाद मुतासरीन में एक किस्म का अज़्म नजर आया। उनका कहना था कि बैरिस्टर ओवैसी की बरवक्त तवज्जे की वजह से उनमें एक हौसला पैदा हुआ है और वो ये समझते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी हकीकी मानों में मुसलमानों के नुमाइंदा लीडर हैं, जिन्होंने बुरे हालात और कशीदा माहौल में उनसे मुलाकात करते हुए उनमें एक नया जोश पैदा किया है। आपके यहाँ दंगे हुए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर कैंप में हैं। कैंप में आने के बाद आपके यहाँ कौन कौन से लोग आए, लीडर्स आए, एनजीओस आए, और आज कौन आए थे और आप कितने मुतमईन हैं इन लोगों से? जी माशाल्लाह ओवैसी साहब आए, हमारी हौसला अफजाई हुई है, जिससे जो है हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मुस्लिमों में कोई ऐसा रहबर बन के आया है जिससे हमें जो है बहुत आगे के लिए कुछ मदद मिल पाएगी। और हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब हमारी बात को पार्लियामेंट तक ले जाएं, जिससे हमारी जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है वो आगे तक कुछ कंपनसेशन हो और जिससे हम अपना घर बसा सकें। लोगों को जिन लोगों ने जिन मुजरिमों ने हमारे साथ अत्याचार किया है उन लोगों को कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। ज़रूरत है हमें ओवैसी साहब के साथ की, हमें उनकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जो चीज़ हमारे लिए वो कर सकते हैं। किसी ने ये मसौदा नहीं रखा कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। ओवैसी साहब ने आके क्लियर कहा है उन्हें पहले अरेस्टिंग, उसके बाद में कोई कार्रवाई करें। अरेस्टिंग होगी तो वो थोड़े से झुकेंगे, अगर नहीं झुकेंगे तो उनके हौसले बुलंद रहेंगे। बस तो होने दे रहे। ओवैसी साहब के आने से और उनकी बात करने से आप इतने मुतमईन हैं? बिल्कुल, कोई ऐसा शख्स हमारा रहबर बन के आया है जिसने आवाज़ उठाई है, जो शेर है, वाकई शेर है, जो उसने हमारी आवाज़ उठाई है और वो पार्लियामेंट में भी जाएगी और ये लोग अरेस्ट भी होंगे। बताया गया है कि 25 मई को अटावली देहात में असर की नमाज के दौरान दर्जनों फ़िरका परस्त शरपसंदों ने मुकामी मस्जिद पर हमला किया था और फिर मस्जिद को नजरातिश कर दिया गया। गांव में फिसाद बर्पा करते हुए मुसलमानों के दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। तलवारों और दीगर हथियारों के साथ दहशत फैलाते हुए खवातीन के साथ भी बदसलूकी की गई। इस वाक़े के फौरी बाद गांव में मौजूद 180 मकानात में मुकीम मुसलमान बल्लभगढ़ में वाक़े रिलीफ कैंप में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। इस कैंप में तकरीबन 500 मुतासरीन इंतहाई काबिल रहम हालत में रखे गए। मुकामी एनजीओ की तरफ से रिलीफ कैंप में मुकीम मौमरीन, खवातीन और बच्चों को ग़िज़ा फराहम की जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने पीर के दिन बल्लभगढ़ के रिलीफ कैंप का दौरा करते हुए मुतासरीन से बातचीत की और उनको हौसला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने फरीदाबाद के कमिश्नर पुलिस सुभाष यादव से भी मुलाकात करते हुए अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि मुतासरीन को मौसर सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए और दोबारा उनको मकानात में वापसी को यकीनी बनाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इससे पहले बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात के दौरान मुतासरीन ने बताया कि वाक़े से 5 मिनट कबल बाबूलाल नामी इंस्पेक्टर मुकाम वाक़े पर मौजूद था, लेकिन अचानक वो अपने दस्ते को लेकर वहां से रवाना हो गया। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मिली भगत से मस्जिद पर हमला किया गया और उनके मकानात को आग लगाई गई। मुतासरीन ने बताया कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान कुछ ही मिनटों में आग की नज़र हो गया। अब ये बताइए कि आपने दंगे होते हुए अपनी आंखों से देखा है, आपने क्या देखा है और किन लोगों को आप पहचान पाती हो?
हमारे बिल्कुल मस्जिद के सामने घर है और वहाँ से पहले उन्होंने मस्जिद पर करा है पथराव करा, फिर उन्होंने मस्जिद में आग लगा दी। वहाँ सेटरिंग का सामान था, उसमें आग लगा दी उन्होंने। फिर उन्होंने हमारी बैठक में आग लगाई है, पेट्रोल गिर के उन्होंने आग लगा दी है। फिर उसमें उन्होंने सिलेंडर डाल दिया उस पर, और इतने पथराव करा था हमारे घर पे, इतना पथराव करा था। हमारी लड़की थी, बहू थी, इतनी चिल्ला रही है वो इतनी, और आग लग रही है, पानी भी गिर रहे हैं, हम मगर इतना पथराव हो रहा हमारा आदमियों को सिर फूट के सबके। ये बताइए, ये क्या अलग अलग लोग आए थे या फिर सब इकट्ठे होकर आपके यहाँ आकर ये दंगा किए? इकट्ठे होकर आए थे सब इकट्ठे? हाँ, इकट्ठे आए थे। मतलब दो चारों को जो गांव के था हमारे मोहल्ले का, उन्हें हम पहचानते भी हैं, मगर बाहर गांव के भी थे वहाँ पे आदमी। कभी हमारे घर पर, कभी दूसरों के घर पे ऐसा आग लगाई उन्होंने, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया उन्होंने। लेकिन आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? आपके घर वापस जाना चाहती हैं कि क्या? देखो, वापस चाहते, पहली बात तो हमारी मस्जिद वहीं पे बननी चाहिए, जिसके ऊपर हम बर्बाद हुए पड़े हैं। और हम ऐसे नहीं बना रहे थे, अपनी जगह थी, हमारे सारा केस जीते हुए थे हम, जिस पर हम बना रहे थे। हमारी मस्जिद बननी चाहिए, हमें पूरा मतलब वो मिलनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए हमारे लिए। वहाँ 5 मिनट भी नहीं हुई थी उस पुलिस को जो गए थे, वो एसएचओ जो है बाबूलाल, उन्होंने ये कह दिया, खूब औरत कह रही थी कि हमें तो उन्होंने 2 घंटे दिए हैं। हरियाणा में 4TV से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने के बाद सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी के बल्लभगढ़ पहुंचने पर मुकामी अफराद में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। परमिशन जो मस्जिद का है उसको बहाना बनाकर पूरे गांव के गांव को भगवा देना, वहाँ से उनको डराकर मारकर घर जला दिए, कारोबार कपड़े जला दिए, तो इससे बड़ी बदबख्ती की और क्या बात हो सकती है, अफसोसनाक बात। और फिर इतने दिन से यहाँ पर पुलिस स्टेशन में लोग यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, अब तक एक गिरफ्तारी नहीं होती। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? हम तो प्राइम मिनिस्टर से बोलेंगे वो बजाय केरला जाकर वो हिंदुस्तान की पहली मस्जिद देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को बल्लभगढ़ आकर वो मस्जिद को देख लें। इंसाफ का तकाजा वो है, केरला ना जाए, वो यहाँ पर आएँ। जब ये गवर्नमेंट कहती है बीजेपी की हरियाणा में और दिल्ली में सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो हमारा विनाश हो रहा है। इंसाफ करना चाहिए। इतने दिन हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? और फिर इनको आकर ये बोला जा रहा है कि मस्जिद तुम बना लो, कंप्लेन मत दो। ये गलत है ना, ये तो जुल्म हो रहा है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इंसानियत के नाते? अपील यही करेंगे कि इंसाफ करिए। जो जिन जालिमों ने जिनको मारा पीटा और उनको अटाली गांव से भगा दिया, उनको गिरफ्तार करिए। इंसानियत का तकाजा ये है कि जालिम को गिरफ्तार किया जाए, ये इंसानियत का तकाजा है। एसीपी गजेंद्र से आपसे बात हुई, आपने क्या डिमांड किया? और मैंने उनसे यही कहा कि 10-11 FIR कंप्लेन आए हैं, जो और भी लोग कंप्लेन देंगे, उन कंप्लेन लेकर इमीडिएटली FIR दर्ज करिए और गिरफ्तारी होना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस पर नहीं कह सकता कि कंप्लेन ना दो, गिरफ्तारी वापस ले लो, ये नहीं हो सकता। ये तो तीसरी मर्तबा हुआ है। इमीडिएटली FIR दर्ज होना चाहिए, फ़ौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी जाकर इंसाफ होगा। और फिर वो मस्जिद का तामीर का काम शुरू होना चाहिए। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फराहम करे, प्रोवाइड करे। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत आने के बाद से लेकर अब तक वक्तन ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं, ये आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये वाक़यात इस बात को बता रहे हैं कि हुकूमत का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये एक झूठा नारा है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बार बार वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो तशद्दुद करेंगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने दिनों की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसको बर्दाश्त किया जा रहा है फिर यहाँ पर? रियासत हरियाणा का थाना बल्लभगढ़ के इलाके अटाली में 25 तारीख को शरपसंदों ने एक मस्जिद को मिसमार करते हुए 30 खानदानों को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद ये लोग बल्लभगढ़ थाने में क़याम किए हुए थे। 25 तारीख से आज तक यहाँ पर कई NGOs और कई सियासी कायदीन आए, लेकिन आज असद ओवैसी ने इनसे मुलाकात करते हुए इनकी हिम्मत बांधी और कहा कि वो हमेशा इनके साथ रहेंगे। माली इमदाद के साथ साथ इन्होंने कमिश्नर से नुमाइंदगी करते हुए ये कहा कि ये इन शरपसंदों की गिरफ्तार सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही कोई बात की जाएगी। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मैं एसएम रफी, हरियाणा, 4TV न्यूज़। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि 8 जून को 4000 मेगावाट बरखी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद
रखा जाएगा। सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने बताया कि जारिया साल जेनको के तहत 6000 मेगावाट बरखी प्लांट के क़याम के लिए मुआहदा किया गया है और इस प्लांट के लिए 34,000 करोड़ रुपए का खर्च हासिल किया जाएगा। हुकूमत भी 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि बरखी प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर संगारेड्डी के सरकारी दफातर और संगारेड्डी की सड़कों और चौराहों को बरखी खमखाओं से मुनव्वर किया गया। इसके अलावा सड़कों पर रंग बिरंगे परचम भी लगाए गए। कलेक्टर ऑफिस संगारेड्डी को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। यादगार शहीदान तेलंगाना को भी बड़ी खूबसूरती से पेंट किया गया। तेलंगाना रियासत की तश्कील का 1 साल पूरा होने पर उसे एक शानदार जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। 7 रोजा जश्न का मंगल के दिन आगाज हो रहा है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के कब्रिस्तानों का दौरा करते हुए शब बारात के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुराना पुल, हुसैनी आलम, शाली बंडा, नूर खान बाजार के कब्रिस्तानों के अलावा दूसरे कब्रिस्तानों का दौरा करते हुए साफ सफाई व बरखी लाइटिंग के इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह इस साल भी मजलिस ने नुमाइंदगी करते हुए अवाम को सहूलतें पहुंचाने के काम करवा रही है। उन्होंने बताया कि चारशंबे के दिन तक तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के साबिक अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। कब्रिस्तानों में झाड़ों की कटवाई और वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम, उसके बाद लाइटों का इंतज़ाम, टेम्पररी लाइटा, ये इंतज़ाम की मंजूरी हासिल की गई। तकरीबन आधे से ज़्यादा काम कब्रिस्तानों में हो चुका। जिन जिन कब्रिस्तानों के लिए हमको लोग तवज्जो दिलाए थे और जो एरिया में कुछ लोग नहीं दिलाए तवज्जो, हम खुद देख के लिए हुए हैं। हो सकता है कोई एक आध कब्रिस्तान छूट जाए, लेकिन हमको 15 दिन पहले लोग लिस्ट बना के दिए थे। उसमें जितने काम आज कंप्लीट हो रहे हैं, कल भी थोड़ा बहुत बाकी है। बहरहाल ये कामों के ज़रिए हम चाहते हैं कि लोगों को सहूलतों ज़ियारतों के लिए आसानी हो, वरना झाड़ों की कांटियों के बीच में घुस के अंधेरे में जाके फूल चढ़ाने का हर साल मौका मिलता था। आज कई वर्षों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब बारात के खुसूसी इंतज़ामात में ये कब्रिस्तानों में सफाई और लाइटों का इंतज़ाम करती है, ताकि जो भी ज़ियारत को जाते हैं, फूल चढ़ाने जाते हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौअज़्ज़म खान ने साबिक़ अरकान बल्दिया, बहादुरपुरे के मजलिसी ज़िम्मेदारों और बल्दी ओहदेदारों के हमरा अपने हलक़े के कब्रिस्तानों व मसाजिद का दौरा किया। शब बारात के पेश नज़र कब्रिस्तानों की सफाई, जंगली झाड़ियों की कटवाई और रोशनी के इंतजामात के लिए उन्होंने ओहदेदारों को खुसूसी हिदायतें दी है। सालारा मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़े चंदुलाल बारादरी में बच्चे और नौजवान गरमाई तातीलात का भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल के अलावा मुख्तलिफ खेलों की भी तरबियत का खुसूसी इंतज़ाम है। मुतालिका रुकन असेंबली मौअज़्ज़म खान ने दौरा करते हुए इंतजामात व मसाइल का जायजा लिया। उनके हमरा साबिक़ अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। सुल्तान शाही में सालारा मिल्लत क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम अमल में आया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी के हाथों फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 20,000 रुपये नकद रकम इनाम दिया गया, जबकि फर्स्ट रनर टीम को 15,000 रुपये नकद रकम दी गई। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ अरकान बल्दिया वजहत अली खान और मुकर्रम अली भी मौजूद थे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आंध्रा में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने उन्हें फौरी तेलंगाना मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट में धरना दिया। सी ब्लॉक के रूबरू मुलाजिमीन ने एहतजाज के दौरान नारेबाजी की। साउथर्न पुलिस ने पुराने शहर के बदनाम जमाना रोडी शीटर, सूदखोर और लैंड ग्रैबर जफर पहलवान को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। डीसीपी साउथर्न सत्य नारायणा ने बताया कि 62 साला हमजा बिन उमर और जफर पहलवान 13 मुजरिमाना मुकदमात में मुलविस है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, जबरी वसूली, सरकारी मुलाजिमीन पर हमला जैसे मुकदमात भी शामिल।
डीसीपी के मुताबिक जफर पहलवान की गैर कानूनी सरगर्मियों से पुराने शहर के अवाम में खौफ व हरास पाया जाता है। सत्य नारायण ने बताया कि जफर पहलवान और उसके साथी पुराने शहर में बड़े पैमाने पर सूद का गैर कानूनी कारोबार करते हैं और गरीब अफराद को हरासा किया जाता है। सत्य नारायण ने बताया कि जफर पहलवान का तवील मुजरिमाना रिकॉर्ड है। पहले मुकदमा उसके खिलाफ साल 1967 में दर्ज किया गया था। साबिक में 2 मरतबा जफर पहलवान को शहर बदर भी किया गया। डीसीपी ने वार्निंग दी है कि जफर पहलवान के तमाम साथियों को भी पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाएगा। ये मेन आदमी याकूतपुरा का राउडी शीटर जफर पहलवान, ये राउडी शीटर जफर पहलवान के ऊपर पीडी एक्ट इन्वोक कर दिया गया। आज हैदराबाद कोतवाल महेंद्र रेड्डी साहब आज उनके ऊपर ये पीडी एक्ट इन्वोक कर दिया, जो कि बहुत बार काउंसलिंग कर दिया, बहुत बार केस रख दिया, लेकिन ये बिहेवियर का एटीट्यूड का कोई चेंज दिखाया नहीं पुलिस को। वो 1967 से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया पेटी केस से, बाद में एक हार्ट केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ये सब विटनेस को उनको थ्रेटन करने में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। बाद में 1976 में एक कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हो गया। इसी साल में उनका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिटेन कर दिया, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर, और 82 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिटेन कर दिया। 2 बार उनको एक्सटर्मिनेट हो गया, हैदराबाद से बहिष्कार हो गया। 35 के ऊपर केसेस थे, मर्डर केस, स्नैचिंग, इलीगल फाइनेंस, लैंड ग्रैबिंग, थ्रेटनिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस। सौजन पुलिस ने पुराने शहर में गैर कानूनी तौर पर सूद का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाते हुए 30 से ज्यादा फाइनेंसर्स को हिरासत में ले लिया है। कई फाइनेंसर्स को काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि 5 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीसीपी साउथ जोन ने बताया कि फाइनेंसर्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी रहेगी और गरीब अफराद को हरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आधार कार्ड में दर्ज तारीख पैदाइश की बुनियाद पर शादी करवाने वाले एडिशनल काजी सैयद लतीफ़ अली ख़ज़्ज़ात क़िला मोहम्मद नगर हैदराबाद को गवर्नर ESL नरसिम्हन के अहकाम पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील के मुताबिक सैयद लतीफ़ अली ने 2 अप्रैल को नाहिदा बेगम नामी लड़की की शादी करवाई थी, जो कानूनी एतबार से नाबालिग है और आधार कार्ड को तारीख पैदाइश का सबूत बनाया था, जबकि तारीख पैदाइश का मुसलमा सबूत नहीं है। इस शादी के बाद लतीफ़ अली को वजह बताओ नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन उनके जवाब में ये कहा गया था कि नायब काजी ने निकाह पढ़ाया है। जवाब इत्मीनान बख्श न होने पर लतीफ़ अली के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। उमर जलील ने बताया कि सियाह के कॉलम नंबर 7 जिसमें उम्र और तारीख पैदाइश दर्ज होती है, उसकी खानापुरी नहीं की गई थी। दिलचस्प बात यह भी है कि सियाह पर मुलजिम एडिशनल काजी के दस्तखत भी नहीं है। सौजन टास्क फोर्स पुलिस ने जाली करेंसी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1000 और 500 रुपए पर मुश्तमिल 6,97,000 रुपए के जाली नोट्स जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद गौस, गुलजार शेख, मोहम्मद आरिफ और रबीउल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनके 2 साथी इमामुल हक और तालिब मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक तालाब कट्टे के मोहम्मद गौस को उससे कबल भी जाली करेंसी के कारोबार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अब वो मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ मिलकर ये कारोबार कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 6 सेल फोन, एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक स्कूटर भी जब्त कर ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना कौंसिल की 6 नशिस्तों के में जुमले 5 पर टीआरएस का कब्जा, 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब। रुकन असेंबली को रिश्वत देने की कोशिश का मामला, रेवंत रेड्डी 14 दिन की अदालती तहवील में। रेवंत रेड्डी सिर्फ एक मोहरा, असल खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू
टीआरएस और वायएसआर कांग्रेस लीडर्स का इल्जाम। हरियाणा के फिरकापरस्त अशरार के हमलों से मुतासरा इलाके में सदर मजलिस का दौरा, मुतासरीन में एतमाद की बहाली और रकमी इमदाद। 4000 मेगावाट के बरखी प्रोजेक्ट का 8 जून को संगे बुनियाद, 3 साल में तकमील का मंसूबा। और बदनाम जमाना रोडी शीटर जफर पहलवान पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार, दिगर गैर कानूनी फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुहिम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।